ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं। अगर हम इसके पॉइंट को देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें भारत के योगदान की, तो पहला पॉइंट होगा कि भारतीय वित्तीय योगदान। नाभिकीय संलयन में आपके जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट हैं वो क्या होंगे, कम होंगे, और ऊर्जा की मात्रा भी क्या होगी, बड़ी। जैव आर्थिक इकोसिस्टम इस समय विकसित हो रही है जो जैव प्रौद्योगिकी के योगदान को परिदृश्य करती है किस किस क्षेत्रों में, रोजगार में, पर्यावरण में। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि साइंस है ना, तो इसमें कुछ इधर उधर की तो बातें होंगी नहीं। पहला क्वेश्चन है इसका, भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रमों का पिछले कुछ दशकों में निरंतर क्रमिक विकास हुआ है, ठीक है ना। अब देखिएगा, क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि पिछले कुछ दशकों में निरंतर क्रमिक विकास हुआ है, तो यहां से तो क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। अब अंतरराष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर यानी कि ITER, इंटरनेशनल थर्मल एनर्जी एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो फर्स्ट, जैसे आप लोगों को पता है कि हर क्वेश्चन का एक दृष्टिकोण होता है कि आप उसको क्वेश्चन में जो आप आंसर लिखोगे उसमें कौन कौन से पॉइंट को आप सम्मिलित करोगे। तो पहला पॉइंट हमारा जो यहां पर सम्मिलित है कि जो ITER है, इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंटल या फिर एनर्जी रिएक्टर, तो उस रिएक्टर में भारत का क्या योगदान है उसका हमको यहां पर उल्लेख करना है। और दूसरा इसमें दृष्टिकोण है आपका कि ये जो ITER परियोजना है, इस ITER परियोजना से वैश्विक लेवल पर क्या लाभ हो सकता है। दो पॉइंट है इसमें, और इसी दो पॉइंट पर हमको क्या करना है, आंसर पुटअप करना है। और तीसरे पॉइंट में आप इसमें क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का जैसे हर क्वेश्चन के साथ आप करते हो, क्या कर देना है आपका, 2-3 लाइनों में निष्कर्ष दे देना है। तो अगर हम इसकी बात करें, किसका, इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER। तो अगर आप वैसे देखें तो जनरली जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जनरली किस में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़े नाभिक को दो हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है, और इसके लिए इस्तेमाल होता है 92 यूरेनियम 235, ठीक है ना। लेकिन आपका जो फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन की प्रक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन के हम समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसमें यही दोनों क्या हैं आपके, रेडियो एक्टिव। Congratulations on clearing UPSC 2024. Watching you succeed is really inspiring. Thanks. I have been in your shoes. I know how overwhelming the start feels. Exactly. There's so much to cover, I don't even know where to begin. I felt the same. That's why I joined the GS Foundation course by Vision Eyes, which offers structured classes, expert faculty, and regular revision. It gave me clarity and momentum. And you stayed consistent with it? Yes, I followed the complete roadmap offered by the course. If you're aiming for 2026, start with this course. It offers you holistic coverage with every stage of the exam covered seamlessly. This is where your journey will truly begin. Got it. I will definitely explore the course. Where can I find the details? Just visit their website or call on the given numbers.
तो अब चूंकि ये कौन सी प्रक्रिया है, संलयन, तो संलयन में क्या होता है, संलयित किया जाता है, यानी आपस में इनको मिलाया जाता है। तो जब यहां पर ड्यूटीरियम और ट्राइटियम को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, हीलियम का नाभिक बनता है, और प्लस ढेर सारी मात्रा में क्या होती है, एनर्जी निकलती है। लेकिन ये रिएक्शन तभी हो सकता है जब टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। यानी कि पृथ्वी पर सामान्य दशा में इतना टेम्परेचर प्राप्त करना मुश्किल है या असंभव कह सकते हैं। और इस संलयन की प्रक्रिया को इसीलिए पृथ्वी पर सामान्य दशा में करना भी क्या है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से इस टेम्परेचर की आवश्यकता को कम करने के लिए रूस का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम बोलते हैं सखारोवा सिद्धांत। और इस सखारोवा सिद्धांत के आधार पर जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है टोकामक रिएक्टर। क्या नाम है, टोकामक रिएक्टर, ठीक है ना। तो अब ये टोकामक रिएक्टर करता क्या है, इसी संलयन की प्रक्रिया के लिए, जो कि पृथ्वी पर करना पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना टेम्परेचर प्राप्त करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो ये जो टोकामक रिएक्टर होता है, इस टोकामक रिएक्टर में टेम्परेचर की आवश्यकता को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। यानी टोकामक रिएक्टर ऐसे रिएक्टर होते हैं जहां पर फ्यूजन के लिए जो मानक टेम्परेचर है उससे क्या किया जाता है, कम टेम्परेचर किया जाता है। तो कम टेम्परेचर पर ये तो जनरली फ्यूज होगा नहीं। नॉर्मली टेम्परेचर कितना चाहिए इसको, 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसी में काम आता है कौन सा, सखारोवा कॉन्सेप्ट। तो सखारोवा कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब दो हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम इस ड्यूटीरियम और ट्राइटियम को जब ले जाते हैं तो यह पदार्थ की चौथी अवस्था में चला जाता है। किसकी वजह से, हाई पावर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। तो जैसे ये प्लाज्मा अवस्था में जाते हैं ये तुरंत क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कम तापमान पर इस टोकामक रिएक्टर में ड्यूटीरियम और ट्राइटियम क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और जब फ्यूज हो जाते हैं तो फिर इनमें विस्फोट होता है। तो ऊर्जा क्यों निकलती, जब दोनों मिलते हैं तो इनके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। मास डिफेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है। तो उस मास डिफेक्ट की जो पूर्ति होती है वो किस रूप में होती है, ऊर्जा के रूप में। यानी जब ये दोनों मिलते हैं तो जो द्रव्यमान क्षति होती है वही द्रव्यमान क्षति किस रूप में निकलती है, एनर्जी के रूप में। तो अब ये जो संलयन रिएक्टर है, ये संलयन पर आधारित जो रिएक्टर है वो आपका कौन सा है, टोकामक रिएक्टर, जो किस सिद्धांत पर काम करता है, सखारोवा के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है ना। तो इसी सिद्धांत के आधार पर आपका जो रिएक्टर है वह इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर जो है वह किस आधार पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर, संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसी का एक बड़ा रिएक्टर, यानी कि जो इंटरनेशनल थर्मल एनर्जी रिएक्टर बनाया जा रहा है, ये दक्षिण फ्रांस में इसको स्थापित किया जा रहा है। और यह कई देशों के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, जिसमें भारत भी एक प्रमुख सहयोगी देश है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें भारत का क्या योगदान है। तो भारत इसमें खर्च का कुल कितना वहन कर रहा है, 10%, ठीक है ना। तो 10% के अगर हिसाब से देखा जाए तो भारत का इसमें जो खर्च है वो लगभग 17,500 करोड़ रुपए, यानी इतने करोड़ रुपए को वो व्यय कर रहा है किसमें, इंटरनेशनल थर्मल एनर्जी रिएक्टर में। यानी कि इसके प्रमुख देशों में भारत की भी भागीदारी है और भारत का इसमें कितना 10% के आसपास हिस्सेदारी है। और इस हिस्सेदारी को अगर हम रुपए के तौर पर देखें तो 17,500 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता इसमें शामिल है। इसके अलावा ये तो पहला पॉइंट हो गया। अगर हम इसके पॉइंट को देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें भारत के योगदान की, तो पहला पॉइंट होगा कि भारतीय वित्तीय योगदान, ठीक है ना। यानी फर्स्ट पॉइंट कैसा होगा आपका इसमें, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है, एक तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वैज्ञानिक एवं तकनीकी योग्यता, ठीक है ना, कौन सा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी योग्यता।
और इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी योग्यता में क्या क्या हो सकता है कि भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, यानी कि जो आईटीआर में वैज्ञानिकों का दल है, उन वैज्ञानिकों के दल में भारतीय वैज्ञानिक जो विशेषज्ञ हैं, विशेष तौर से कौन से, प्लाज्मा हीटिंग और पावर सप्लाई सिस्टम, तो इसमें जो विशेषज्ञता रखते हैं उनको यहां पर क्या किया गया है, भेजा गया है। तो भारतीय वैज्ञानिकों का भी दल वहां पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और इन्हीं भारतीय वैज्ञानिकों का दल जो वहां पे कार्य कर रहा है, उनके अनुभव के आधार पर आपके देश में भी एक रिएक्टर की स्थापना की जा रही है जिसका नाम है आदित्य रिएक्टर, आदित्य टोकामक रिएक्टर। और ये प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको गांधीनगर में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो कि किस सिद्धांत पर काम करता है, जहां पर भी टोकामक आ जाए वो समझिए किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, संलयन के सिद्धांत पर। तो पहला योगदान क्या हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय योगदान। दूसरा योगदान क्या है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी। तीसरा योगदान अगर हम देखें तो संस्थान एवं थर्ड, अगर हम इसमें तीसरे योगदान की बात करें, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, भारत के योगदान की, तो तीसरे योगदान की बात करें तो संस्थान और मानव संसाधन ये भी इंक्लूड हो सकता है। यानी कि भारत के जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है, जिसको हम आईपीआर बोलते हैं, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मत समझ लेना, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, और अन्य वैज्ञानिकों ने नाभिकी अनुसंधान की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। और लगभग 200 ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जो सीधे इस आईटीआर की परियोजना से क्या किए हैं, जुड़े हुए हैं। तो तीसरा पॉइंट आप इसमें यह सम्मिलित कर सकते हैं कि मानव संसाधन, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि वैश्विक स्तर पर, अगर हम इनकी बात करें कि वैश्विक स्तर पर क्या महत्व है इसी आईटीआर का, तो आईटीआर का वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा महत्व यही हम कह सकते हैं, क्योंकि ये संलयन की प्रक्रिया है। तो संलयन की जब प्रक्रिया होती है, विखंडन और संलयन में देखिए दो सबसे बड़ा डिफरेंस है। विखंडन में पार्टिकल टूटता है तो न्यूक्लियर वेस्ट निकलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि संलयन में जुड़ता है तो जब जुड़ता है तो न्यूक्लियर वेस्ट बहुत कम निकलता है। तो इस संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक तरीके से ये जीरो कार्बन इमिशन है, ठीक है ना, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या होगा, लगभग जीरो होगा, कम नहीं, लगभग क्या होगा, जीरो होगा। तो वैश्विक भागीदारी की अगर हम बात करें तो भारत की जो इसमें वैश्विक भागीदारी है उसमें ऊर्जा और कार्बन मुक्त पर्यावरण, उसमें संलयन क्या कर सकता है, अपनी एक बेहतरीन नेतृत्व क्षमता को दे सकता है, ठीक है ना, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें, ठीक है। अब इस रिएक्टर का जो डिजाइन है, इसका डिजाइन, इसका निर्माण क्षमता, इसकी इंजीनियरिंग, चाहे इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर इसके हम ये भी बात कर सकते हैं कि विशेषज्ञता या मानव संसाधन, इन सभी का अच्छे से प्रयोग हुआ है आईटीआर के परियोजना में। तो भारत की जो भूमिका है इस वैश्विक स्तर पर जो आईटीआर कार्यक्रम चल रहा है, उनकी भूमिका को अग्रणी के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक है। तो इतने पॉइंट को हम कहां सम्मिलित कर सकते हैं, भारत के योगदान में। अब दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें यह करें कि वैश्विक ऊर्जा के लिए यह रिएक्टर कैसे सफलता का पैमाना बन सकता है, ठीक है ना, वैश्विक ऊर्जा के लिए। अब चूंकि इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन कौन इसका लाभ लेगा, जो संभावित देश है, ठीक है ना, और जो दूसरे देश हैं, इस संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो रिजल्ट आएगा फिर वो अपने देश में भी रिएक्टर को बैठाने की कोशिश करेंगे। तो इस पॉइंट में हम पहला पॉइंट इसमें हम इंडिकेट कर सकते हैं वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के तौर पर, वो ये है कि असीमित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत इंडिकेट कर सकते हैं अगर आईटीआर सफल होता है, क्योंकि अभी ये प्रायोगिक चरण में है। कभी कभी आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि चाइना ने अपने देश में जो टोकामक रिएक्टर स्थापित किया है उससे इतने ऊर्जा को प्राप्त किया जो सूर्य के कोरोना से लगभग 7 गुना ज्यादा मिला उसको। लेकिन अभी तक कंटिन्यूअस यानी कि लगातार ये ऊर्जा को प्राप्त कोई भी देश नहीं कर पाया, कुछ ही क्षणों के लिए ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसीलिए यहां पर एक्सपेरिमेंट वही चल रहा है कि इससे हमको क्या मिल जाए, सतत ऊर्जा की प्राप्ति हो, लगातार हमको क्या मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, तो हमको विखंडन की तरफ फिर जाना ही नहीं होगा।
तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें कह सकते हैं कि असीमित ऊर्जा स्रोत, असीमित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत। अगर आईटीआर सफल होता है तो इसे हम पृथ्वी पर धरती का सूरज की संज्ञा दे सकते हैं। आप लोग सुनते होंगे ना कृत्रिम सूर्य, जो कि सूर्य के अंदर भी संलयन प्रक्रिया चलती है, यहां पर भी संलयन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपके करंट अफेयर्स में आता है कि चाइना ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया। तो अब यह मत समझ लीजिएगा कि उसने नया सूर्य ही बना दिया। खैर, चाइना के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। जब वो गधा खा सकता है तो सूर्य भी बना सकता है ना। तो वो सूर्य नहीं बनाता है, वो संलयन की प्रक्रिया में क्या करता है, सफलता प्राप्त करता है। तो असीमित ऊर्जा स्रोत में हम लिख सकते हैं कि यह पृथ्वी पर क्या करता है, धरती का सूरज हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके क्या करता है, संलयन प्रक्रिया के थ्रू ऊर्जा प्राप्त करता है, जिससे जलवायु और प्रदूषण जैसी समस्या का क्या हो सकता है, निदान हो सकता है। और ये भारत के लेवल पर ही कैसे, वैश्विक लेवल पर हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें। दूसरा पॉइंट हम इसमें इंडिकेट कर सकते हैं कि पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पारंपरिक ईंधन कौन सा है आपका, कोयला, ठीक है ना। तो अब यहां पर चूंकि हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो फ्यूजन से रिलेटेड कौन सा है, फिशन। तो फिशन के लिए हमको पारंपरिक ईंधन चाहिए, और उस पारंपरिक ईंधन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम। और यूरेनियम पूरी दुनिया में वैसे भी क्या है, कम मात्रा में है। तो हम यूरेनियम पर निर्भरता इसमें क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसके अलावा जितने भी आपके जीवाश्म ईंधन है, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो, उस पर भी निर्भरता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी या फिर घट जाएगी। जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट कर आप बात करो तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा ज्यादा निकलती है, विशेष तौर से न्यूक्लियर वेस्ट। लेकिन नाभिकीय संलयन में आपके जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट हैं वो क्या होंगे, कम होंगे, और ऊर्जा की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये भी पॉइंट आप सम्मिलित कर सकते हो। क्योंकि संलयन की प्रक्रिया नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं विखंडन वाले, उनकी तुलना में बहुत कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। दुर्घटना की खतरा क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि अभी तक जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो किस रिएक्टर में हुई हैं, नाभिकीय विखंडन वाले रिएक्टर में हुई है, संलयन में हुई नहीं, ठीक है ना, कि हुई है। अरे कहां से होगी, संलयन का रिएक्टर ही ज्यादा नहीं है, तो दुर्घटना होने के चांस भी कम है। और वैसे भी तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की जो रेडियो सक्रियता है वह यूरेनियम से बहुत कम है। तो इसलिए दुर्घटना होने की आशंका भी क्या है, कम होगी। और अगर आईटीआर सफल होता है, इनसे ऊर्जा की हमको भरपूर मात्रा में मिलती है, तो जाहिर सी बात है जलवायु परिवर्तन से जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ने में हमको क्या मिलती है, मदद मिलेगी। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, औद्योगिकरण आपका बढ़ेगा ही, तो ऊर्जा की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऊर्जा की मांग अगर बढ़ेगी तो उस ऊर्जा की मांग की पूर्ति नाभिकीय विखंडन पूरी तरीके से नहीं कर सकता है, क्योंकि विखंडन की तुलना में संलयन में लगभग 100 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ने में ये क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर आप इसमें और भी एक चीज इंक्लूड कर सकते हो कि औद्योगिक और शोध क्षेत्र में क्या आ जाएगी, क्रांति आएगी, ठीक है ना। वो कैसे, फ्यूजन रिएक्टर के लिए जो नई सामग्री है, प्लाज्मा नियंत्रक टेक्नोलॉजी एवं अन्य नवाचार से विज्ञान, चिकित्सा और उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रों में क्रांति आ सकती है। क्योंकि अगर यह सफल होता है तो इससे नवाचार भी बढ़ सकता है, फ्यूजन की और भी तकनीकियां विकसित हो सकती हैं, और चूंकि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा, इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में निर्भरता क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। या इसमें एक और पॉइंट शामिल कर सकते हैं कि वैश्विक ऊर्जा और समावेशी का विकास हो सकता है। यानी कि संलयन के लिए जो कच्चा माल है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन है, यह समुद्री जल से प्राप्त किया जा सकता है और जो सभी देशों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो इससे ऊर्जा का जो वैश्विक वितरण है वह अधिक क्या हो जाएगा, न्याय संगत हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन हम कहां से प्राप्त करते हैं, जल से। तो समुद्री जल से हम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को क्या कर सकते हैं,
आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में जाएं तो इतना जरूर लिखेंगे कि अगर ये सफल होता है तो, क्योंकि अभी चल रहा है ये नाभिकीय संलयन का जो आईटीआर है, अभी इसका विकास हो रहा है, अभी पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है। तो हम इसके निष्कर्ष में लिखते हैं कि अगर आईटीआर सफल हो सकता है तो यह ऊर्जा के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो मानव सभ्यता के लिए स्वच्छ, सुरक्षित, टिकाऊ और असीमित ऊर्जा युग की क्या कर सकता है, शुरुआत कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर। और अगर आप विजन का 365 पढ़ोगे तो उसमें इसी पर विशेष चर्चा की गई है। और विजन का जो अभ्यास मेंस का टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन हूबहू इसी पर था। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। भारत वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है? ठीक है ना, और जैव प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? 2 पॉइंट है कि जो भारत ने लक्ष्य किया है 2047 तक क्लीन एनर्जी की तरफ, और 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन की तरफ लक्ष्य रखा है। तो क्लीन एनर्जी को प्राप्त करने के लिए भारत कौन सी ऊर्जा स्वतंत्रता को वो कैसे प्राप्त कर सकता है, तो उसके कारणों को बताना है कि कैसे प्राप्त करेगा। दूसरा इसका पॉइंट यह है कि इस ऊर्जा स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है। यही 2 पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट इसका क्या लिख देंगे? निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है ना, यही तो है ना क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है क्या? हाँ बिल्कुल, ऊर्जा से रिलेटेड है ना, आराम से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद समझिए कि यहां पर क्या लिखा है, ऊर्जा स्वतंत्रता। तो ऊर्जा स्वतंत्रता में हम किधर जाएंगे? क्लीन एनर्जी की तरफ ही तो जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी हम तकनीकी का प्रयोग करें जिससे भारत क्लीन एनर्जी की तरफ जाए। तो अब इस क्वेश्चन की आंसर की अगर हम शुरुआत करेंगे तो पहला ही हम इसमें कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं नवीकरण ऊर्जा, लिख सकते हैं। तो इस नवीकरण ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। जैसे अगर हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं तो क्लीन एनर्जी में फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं ना कि नवीकरण ऊर्जा का हम विस्तार कर सकते हैं। तो नवीकरण ऊर्जा का विस्तार कैसे करोगे? जीवाश्म ईंधन को अगर छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, या फिर जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी, बायोफ्यूल, तो इनके हम निवेश में क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और इनके क्षेत्रों का हम क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। या यहां पर आप अभी जो संलयन को हमने पढ़ा वो भी लिख सकते हैं। भाई न्यूक्लियर एनर्जी भी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी में ही आता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट जो हम नवीकरण ऊर्जा के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट है ऊर्जा स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त करेंगे, तो नवीकरण ऊर्जा का विस्तार करके हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नवीकरण जो ऊर्जा है उनकी प्रतिष्ठा या उनकी स्थापना या उनकी क्षमता को हम लगातार बढ़ा सकते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आप इसी में लिख सकते हैं कि विद्युत उत्पादन क्षमता और पवन जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पर हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है ना, यह बात दूसरी है कि सोलर एनर्जी की तरफ ज्यादा ध्यान देने से, और सोलर एनर्जी अभी जो लेटेस्ट डाटा है, दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी भारत पैदा कर रहा है, सबसे ज्यादा। ठीक है ना, और इसी सोलर एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देने का नतीजा यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी में हम पिछड़ गए। नहीं तो हमारा यह टारगेट था अभी 3-4 साल पहले, टोटल एनर्जी का 4.2% न्यूक्लियर एनर्जी से हम ऊर्जा प्राप्त करते थे। लेकिन वर्तमान में जो विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट है वो लगभग 1.2% के आसपास है। 2032 तक हमारा यह टारगेट है कि हम 63,000 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। और यही रीजन है
कि हमारा जो भारत का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम 1954 में बना था, 3 चरणों से विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन करना था, उसमें एक रीजन ये भी है कि भारत द्वारा दूसरे नवीकरण ऊर्जा के स्रोत पर ज्यादा ध्यान देने से हमारा 3 चरणी का ऊर्जा कार्यक्रम क्या हो गया, थोड़ा पिछड़ गया। अभी हम पूरी तरीके से फर्स्ट फेज कंप्लीट किए हैं और जो दूसरा फेज है, उस दूसरे फेज पर हम अभी कोर लोडिंग की प्रक्रिया से गुजरे हैं। क्लियर? तो ये भी रीजन है। तो आप जो ये रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरण ऊर्जा का है, पहला पॉइंट हम इसमें विस्तार कर सकते हैं। दूसरा जो आजकल अभी आप वर्तमान में देखते हो, वो ये है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट। आप देखते हो ना इलेक्ट्रिक वाहन, तो इलेक्ट्रिक वाहन को नीति और प्रोत्साहन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है, जिससे पेट्रोल और डीजल की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है आपका एनवायरनमेंट क्या होगा, क्लीन होगा। तो ये भी किधर जाएगा, क्लीन एनर्जी की तरफ जाएगा। या इसमें दूसरा पॉइंट और भी इंक्लूड कर सकते हैं कि परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन जो है, स्वच्छ ईंधन, और स्वच्छ ईंधन में क्या क्या आता है, हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल, सीएनजी, एथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल है, इनका अधिक इस्तेमाल होगा, जिससे एनर्जी आपका एटमॉस्फेयर क्या होगा, क्लीन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो था नवीकरण ऊर्जा का हम विस्तार कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक वाहनों का हम विस्तार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होगा आपका ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन लद्दाख में चल रही है ना हाइड्रोजन फ्यूल से बस, तो हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। और इसी के तहत भारत में 2023 से नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी लाई गई है, सॉरी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाई गई है। यानी हम हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि क्लीन एनर्जी की तरफ क्या होगा, अगला कदम होगा। और भारत का लक्ष्य यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना और एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश में अपने आप को क्या करना, स्थापित करना। इससे जो भारी वाहन है, जो परिवहन क्षेत्र है, उन परिवहन क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता हमारी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी या फिर बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो कितने पॉइंट हुए, 3 पॉइंट हुए। कौन कौन? पहला नवीकरण ऊर्जा का विस्तार, दूसरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तीसरा ग्रीन हाइड्रोजन, चौथा हम जो पहले पॉइंट में बोले थे परमाणु एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को हम संचालन कर सकते हैं, यानी कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या रिएक्टरों की स्थापना करके हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो जाहिर सी बात है जीवाश्म ईंधनों पर फिर हमारी निर्भरता क्या होगी, कम होगी। कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट इसमें एक और इंक्लूड कर सकते हैं, घरेलू ऊर्जा उपकरण और विनिर्माण, यानी कि भारतीय नवीकरण ऊर्जा के लिए जो आवश्यक उपकरण है, जैसे सोलर पैनल है, बैटरी है या फिर टरबाइन है, इनको स्थानीय स्तर पर हम निर्माण करके मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि क्लीन एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमारा क्या होगा, अगला कदम होगा। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और कर सकते हो, छठा पॉइंट वो है आपका नीति सुधार। और नीति सुधार में क्या आ जाएगा, आपका रूल्स रेगुलेशन, या आप कह सकते हो भारतीय कानून। यानी कि सरकार दीर्घकालिक निवेश कर सकती है, अनुसंधान एवं अनुकूल नीतियां सुनिश्चित करके स्वच्छ ऊर्जा परियोजना को आर्थिक दृष्टि से क्या कर सकती है, व्यवहारिक बना सकती है। ठीक है ना। अब ये तो आपका क्या हो गया, ऊर्जा स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप 3-4 पॉइंट और बढ़ा दोगे तो ये और बेहतरीन आंसर हो जाएगा आपका। वो कैसे कि इस ऊर्जा स्वतंत्रता से अब लाभ क्या होगा, ऊर्जा स्वतंत्रता से लाभ क्या होगा। तो लाभ, तो पहला लाभ आप लिख सकते हो कि सस्ती एवं स्वदेशी ऊर्जा उपलब्ध होगी। क्लियर। ऊर्जा आयात में क्या होगी, कमी आएगी कि बढ़ेगी, ऊर्जा आयात यानी कि तेल, कोयला या गैस में कमी आएगी, है ना। तो ऊर्जा आयात में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा का भंडारण क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, नए रोजगार भी सृजित हो सकते हैं, इसका तीसरा लाभ हो सकता है। चौथे लाभ में अगर जाओ तो कार्बन मुक्त ऊर्जा, जो कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए क्या होगा, सफिशिएंट होगा। चौथा पॉइंट।
पांचवा इसमें लाभ में आप लिख सकते हो कि तकनीकी नवाचार और वैश्विक नेतृत्व की भी क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। और कौन प्राप्त कर सकता है, भारत प्राप्त कर सकता है, जो उसने लक्ष्य रखा है 2047 तक का। लेकिन अब इसकी दूसरी कड़ी है कि जैव प्रौद्योगिकी इसमें क्या योगदान दे सकती है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी कैसे योगदान देती है। तो आपने एक सुना होगा बायोफ्यूल, सुना है, क्या होता है? जैव ईंधन, फर्स्ट पॉइंट इसका हो सकता है बायोफ्यूल, जैव ईंधन। यानी कि जो आप जैव ईंधन की कितनी कैटेगरी होती है, हाइड्रोजन कहां इसमें आएगा? मैं श्रेणी पूछ रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कितने श्रेणी के बायोफ्यूल होते हैं? 4 श्रेणियों के। तो पहली श्रेणी के जो बायोफ्यूल हैं उनको किससे निकाला जाता है? बायोफ्यूल, मेथनॉल, ब्यूटेनॉल वगैरह डायरेक्ट अनाजों से, यही तो निकाला जाता है ना। तो अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट अनाजों से अगर हम फ्यूल निकालेंगे तो आगे आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी की समस्या हो सकती है। भाई किसान अन्न पैदा करेगा, सीधे फैक्ट्री में भेजेगा तेल निकालने के लिए, मार्केट में तो नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो सरकार का इस पे भी ध्यान नहीं है। दूसरा, जो अनाजों के वेस्ट पार्ट होते हैं जैसे डंठल वगैरह, ये सब जो चीजें हैं, भूसी, जानते होंगे अगर गांव से हैं तो। अब इनसे जो फ्यूल निकाला जाता है वो कौन सा है? दूसरी श्रेणी का। तीसरी श्रेणी का जो फ्यूल निकाला जाता है वो किससे है? शैवालों से प्राप्त किया जाता है। और चौथी पीढ़ी के जो फ्यूल हैं, इन्हीं शैवालों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीन को ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि इनमें फ्यूल बनाने की क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन ये तीसरे पीढ़ी और चौथे पीढ़ी से फ्यूल निकालना अपने आप में क्या है, महंगा साबित है। पहले पीढ़ी से अगर हम फ्यूल निकालेंगे तो फूड सिक्योरिटी की समस्या हो जाएगी, तो बचा कौन? दूसरा पीढ़ी। और ये जनरली क्या है, वेस्ट ही है। जैसे गन्ना है, गन्ने से रस निकाल लिया, बाकी का तो वेस्ट है, ठीक है ना। धान ले लिया, बाकी का तो सब पार्ट वेस्ट है। तो उससे जो हम फ्यूल निकालेंगे वो कौन सी पीढ़ी का होगा? सेकंड जनरेशन का। तो भारत सरकार द्वारा 2018 में एक पॉलिसी लाई थी, बायोफ्यूल पॉलिसी, जैव ईंधन पॉलिसी। और उस जैव ईंधन पॉलिसी के तहत ब्यूटेनॉल और एथेनॉल का उत्पादन किससे किया जाएगा? सेकेंड जनरेशन वाले, यानी वेस्ट मटेरियल से, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो अब इसमें हम जैव प्रौद्योगिकी में पहला ही पॉइंट लिख सकते हैं, वो है क्या? जैव ईंधन। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि अपशिष्ट हो गया, या गैर खाद्य फसलें हो गए, या उनके अवशेष हो गया, या फसलों के जो कचरे हैं, बायोमास है, इनसे हम क्या कर सकते हैं? बायोडीजल या बायोगैस का उत्पादन तेज कर सकते हैं। जैसे गोबर गैस, ठीक है ना, उसमें भी तो बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, जो कि जीवाणु करता है। भाई गोबर से गैस कैसे मिलती है? जब हम गोबर को सड़ाते हैं, चाय हमारी ठंडी हो गई, ठीक है, मीठा बना दिया। तो भारत ने एथेनॉल मिश्रण के तहत पेट्रोल में कितना, 15% है, इसको बढ़ाकर अभी कितना करेगा, 20% के आसपास। तो ये जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है, ये क्या करेंगे, कच्चे माल के आयात में कमी लाएंगे। जैसे एक नाम सुना होगा आप, B20 ऑयल, सुना है कभी? B20 ऑयल, जट्रोपा के बीजों से एक तेल निकाला जाता है, उस तेल को पेट्रोल और डीजल में मिलाया जाता है। तो कहीं पर भी आप समझिएगा, अगर लिखा होगा B20 या फिर B30 या B10 या फिर आपका P40 लिखा है, जो भी लिखा है, तो इतना समझ लेना कि ये जो डाटा है ये बताता है कि इसमें 100% में 60% पेट्रोल है, बाकी 40% क्या है, मेथनॉल, ब्यूटेनॉल वगैरह जो भी मिलाया गया। तो जो ये नंबर इंडिकेट होता है, उसमें जो मिलाया जाता है वो इंडिकेट होता है। तो B20 ऑयल में 80% तो आपका डीजल है, बाकी 20% जट्रोपा के बीजों से मिलाया गया।
तो अगर 20% एथेनॉल की बात आ रही है तो 80% पेट्रोल है और 20% उसमें क्या है, एथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, वगैरह जो भी है। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की मात्रा में बचत होगी, होगा कि नहीं? तो इस वजह से कार्बन उत्सर्जन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। इसके अलावा एक फायदा और हो सकता है, इसमें बायोफ्यूल से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जनरली इसको क्या कर दे रहा है, वो फेंक दे रहा है, अब उससे क्या कर लेगा, वो आय की प्राप्ति कर लेगा। क्लियर? तो इसका मतलब कि जैव प्रौद्योगिकी के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका में पहली भूमिका कौन है? जैव ईंधन, ठीक है ना। दूसरी भूमिका है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। कौन सा? ग्रीन हाइड्रोजन, या इसको हम बायो हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कर सकते हैं बायोकेमिकल प्रक्रिया के द्वारा या फिर जीवाणुओं के सहयोग से। तो इसकी वजह से जो आपके भारी उद्योग हैं या जो परिवहन है या फिर ऊर्जा उत्पादन का डिकार्बनाइजेशन भी किया जा सकता है ना। यानी कार्बन उत्सर्जन को इसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो दूसरा, तीसरा बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो है जैव रिफाइनरी। तीसरा कौन है आपका? जैव जो रिफाइनरी प्रक्रिया होती है। तो इस जैव रिफाइनरी प्रक्रिया के तहत थर्ड जनरेशन, कौन सा? ये थर्ड जनरेशन के लिए हम जैव रिफाइनरी की स्थापना कर सकते हैं। इसके तहत नई औद्योगिक एंजाइम, जीवाणु, माइक्रोब्स या उत्प्रेरक विकसित किए जा सकते हैं जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन का एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं। हो सकता है बट कॉस्टली है, लेकिन कार्य तो कर सकता है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि कृषि जो जैव प्रौद्योगिकी है और एवं सतत आपूर्ति, कौन कौन सा? कृषि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि एग्रीकल्चर बायो टेक्नोलॉजी, और दूसरा है आपका सस्टेनेबल। तो इस पॉइंट में आप इंडिकेट कर सकते हो कि जैव प्रौद्योगिकी से उत्पादित जो उच्च उपज, जो प्रतिरोधी पौधे हैं, इनके द्वारा बायो फर्टिलाइजर, कारगर बायो पेस्टिसाइड्स कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर कृषि उत्पादकता बढ़ेगी तो बायोफ्यूल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये भी पॉइंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी याद आ गया, मेरा भी बज रहा था। ठीक है। पांचवा पॉइंट इसमें एक और अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो कि आपने सुना होगा बायो E3 पॉलिसी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त की जा सकती है। तो अब इसमें जैव प्रौद्योगिकी के योगदान में आप एक पॉइंट और अच्छे से लिख सकते हो कि स्टार्टअप, रोजगार और अर्थव्यवस्था हो सकता है। यानी कि भारत में लगभग 10,000 जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और बड़ी जैव आर्थिक इकोसिस्टम इस समय विकसित हो रही है, जो जैव प्रौद्योगिकी के योगदान को परिदृश्य करती है किस किस क्षेत्रों में? रोजगार में, पर्यावरण में और अर्थव्यवस्था में। ठीक है। एक और अगर आप चाहें तो इसमें इंक्लूड कर सकते हो। देखो वो क्या है, एक चीज आप बताओ, अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो क्लीन एनर्जी में हम प्रदूषण को भी दूर कर सकते हैं, तो क्लीन एटमॉस्फेयर होगा। तो जैव प्रौद्योगिकी की एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं जैव उपचार, इसको हम बोलते हैं बायो रीमेडिएशन। बायो रीमेडिएशन। तो इस जैव उपचार के द्वारा जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, उन प्रदूषकों का हम निस्तारण कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके कोई भी प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? दो, बायोडिग्रेडेबल और बायो नॉन डिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल को हम जीवाणुओं की मदद से या फिर उनके निस्तारण की पूरी प्रक्रिया है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे आपके खेत में वो घास फूस वगैरह जम जाता है, तो जनरली उसको नष्ट करने के लिए हम केमिकल सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको नष्ट करने के लिए अगर हम कुछ जीवाणुओं का छिड़काव कर दें तो वो खुद ही क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे धान का जो पौधा है आपका, जमीन से सिलिका को सोख लेता है। ब्राह्मी का पौधा
आपके मिट्टी में जो लेड होता है उसको सोख लेता है। तो अब ये मत समझना कि ब्राह्मी के पौधे से आप सोना निकाल लोगे, है ना। तो ये जो प्रदूषक पदार्थ हैं, अब आप इन्वायरमेंट में पढ़े होगे कि आर्द्र भूमि को हम पृथ्वी का किडनी भी बोलते हैं, क्योंकि गंदी चीजों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो जाहिर सी बात है, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से जैव उपचार कर लेते हैं। और एक आप लोग शायद इसको जानते भी होंगे, बायो टॉयलेट, है ना, ट्रेन में लगा होता है, अब हर ट्रेनों में लगा है। और इसको किसने डेवलप किया है, बायो टॉयलेट को? संस्थान है इसमें एक, डीआरडीओ भी। या कौन डेवलप किया है, आप उस पे मत जाइए। बायो टॉयलेट होता क्या है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, और इस कंटेनर में क्या होता है, अवायवीय जीवाणु जो मल के साथ क्रिया करके उनको मेथेन गैस और पानी में चेंज कर देते हैं। मेथेन गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, और पानी को जब ट्रेन चलती है तो पटरियों पर प्रवाहित कर देते हैं। तो इससे प्रदूषण की समस्या दूर हुई कि नहीं? नहीं तो आज के 10 साल 8 साल पहले स्टेशन पर आप सही ढंग से खड़े नहीं हो पाते थे। और आप कहीं भी इस समय देखिएगा, कोई पटरियों पर आपको गंदा नहीं मिलेगा। रीजन कि हर एक ट्रेन में क्या लग गया है, बायो टॉयलेट। तो इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा ये जैव प्रौद्योगिकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अभी ऊपर हम लोग देखा कि कैसे ऊर्जा स्वतंत्रता को ये प्राप्त कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप निष्कर्ष ये भी लिख सकते हो कि जो भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता जो 2047 तक क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, उसमें जैव प्रौद्योगिकी, एथेनॉल या एथेनॉल ब्लेडिंग, बायोगैस, बायोडीजल, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन या फिर पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से ये अपना एक मुख्य आधार प्रस्तुत करती है, जिससे जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बेहतर मजबूती भी मिल सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप निष्कर्ष इस तरीके से लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, वो क्या है, दो क्वेश्चन और है। साइंस के क्वेश्चन में कुछ थोड़ी होता है, प्रॉब्लम तो होती है पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, आईआर में, कई चीजों को उसमें जोड़ा जाता है ना। और यहां पर तो सब कुछ सीधा सीधा है। जैसे नैनो प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है, पहला पॉइंट कि नैनो प्रौद्योगिकी का एग्रीकल्चर फील्ड में क्या योगदान है, ठीक है ना। दूसरा, ये जो योगदान है वह कैसे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में क्या हो सकती है, सहायक हो सकती है। दो ही पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, आपका निष्कर्ष है। ठीक है, तो अब उसको जानने के पहले आपको यह जानना होगा कि नैनो प्रौद्योगिकी है क्या। और जाहिर सी बात है, सबको पता होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है ना। क्या, हाँ बताइए, किसको कहते हैं नैनो प्रौद्योगिकी? अरे बोलो भाई, क्योंकि नैनो प्रौद्योगिकी हमको नहीं इंडिकेट करना। देखिए, मेंस का सबसे अच्छा सीधा फंडा होता है, जो पूछा जाए उसी को लिखो, ठीक है ना। अब चूंकि यहां पर नैनो टेक्नोलॉजी आया है, तो हम यहां पर सिर्फ एक लाइन इंडिकेट कर सकते हैं कि जब पदार्थों की साइज 10⁻⁻7 से 10⁻⁹ मीटर के पास पहुंचती हैं। अगर ऐसे भी नहीं लिख सकते हो, तो जब पदार्थ अपने नैनो स्केल पर पहुंचते हैं तो अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों का त्याग कर देते हैं और एक नए गुण को क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, नैनो प्रौद्योगिकी, इसी को तो बोलते हैं ना। या पदार्थ को हम बोलेंगे नैनो पदार्थ, और इन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है, नैनो तकनीकी। अब इस नैनो तकनीकी के द्वारा कृषि क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण उन्नति हुई है, तो हमारा मेन आंसर आपका इस पे होगा। तो पहली जो महत्वपूर्ण उन्नति है वो है आपका नैनो फर्टिलाइजर, नैनो उर्वरक। जैसे कि आपको अगर पता होगा, एक है नैनो यूरिया, पता है इसको बनाया है किसने, इफको ने 2021 में। भारत की जो सेमी गवर्नमेंट संस्था है, इसने दुनिया की पहली नैनो लिक्विड यूरिया बनाई है। और ये जो नैनो लिक्विड यूरिया है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है
और इस वजह से किसानों की उत्पादकता में लगभग 10% की वृद्धि होने का अनुमान है? हाँ, बहुत सारी है। लागत में भी कमी है। और ये जो नैनो यूरिया है वह लिक्विड फॉर्म में आती है, जो एक बोरी में यानी एक बैग में जितने नैनो पार्टिकल होते हैं उतना ही नैनो पार्टिकल आपके 500 मिलीलीटर के बोतल में है। इनका यूज करना भी आसान होता है। भाई पानी से छिड़काव कर देंगे तो आसानी से ये फैलती हैं, पौधे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अनुमान है कि 10% इसमें क्या हो सकता है, उत्पादकता बढ़ सकती है। और इसी में आप यहां पर देख सकते हो कि कैसी ये आर्थिक स्थिति में उत्थान करेगा। अब यहां पर मान लीजिए कि आपके पास 10 एकड़ जमीन है, तो उसके लिए कम से कम नहीं तो 20 बोरी खाद खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कोई गाड़ी करो या कुछ करो ले जाओगे, तो उसमें भी आपका खर्च होगा। और उसकी तुलना में अगर 20 डब्बा लाना है तो एक कार्गो पैंट पहन के चले गए ले आए, है ना, या एक गमछा ले लिया बांध के पीठ पे लादा चला है, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं। तो भी पैसा क्या हो गया, बच गया। 10% उत्पादन वैसे भी बढ़ा और ये इको फ्रेंडली है, ठीक है ना, पौधों को कहीं से नुकसान नहीं करेगा और बोरी की तुलना में सस्ता है, ठीक है ना। तो इसी में आप इस वाले पॉइंट पर बाद में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो पहला यूज क्या होगा इसमें, नैनो फर्टिलाइजर। तो अभी भारत में वर्तमान में इफको के द्वारा नैनो यूरिया को बनाया गया है, नैनो डीएपी को भी बनाया गया है, अभी नैनो कॉपर पे बात चल रही है, फिर जिंक पे बात चल रही है। यानी आगे आने वाले समय में जितने भी आपके केमिकल फर्टिलाइजर हैं सबको किस रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, नैनो साइज में। तो इस वजह से मृदा की उर्वरता में भी सुधार होगा, उनको पोषक तत्वों में भी सुधार होगा, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण भी क्या होगा, कम होगा और उनकी उत्पादक क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप यहां पे एक पॉइंट कि मृदा की उर्वरता में कैसे सुधार होगा, तो ये है तो नाइट्रोजन बन सकता है ना। अब जो नैनो लिक्विड यूरिया है उसमें हम और भी पोषक तत्व तो डाल सकते हैं, जबकि इस बैग में डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको यूरिया की मात्रा को भी कंट्रोल करना है। तो यहां पे नैनो लिक्विड यूरिया है तो इसी में हम कॉपर और इसी में जिंक भी मिला दिए, तो पौधों को पोषक तत्व क्या होगा, कुछ ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें नैनो फर्टिलाइजर के अलावा, तो नैनो पेस्टिसाइड, सेकेंड पॉइंट, जो नैनो पेस्टिसाइड है, जो कीटनाशक है, तो सभी कीटनाशकों को हम कैसे बना दें, नैनो साइज में बना दें। और आपको पता है कि जब ये नैनो साइज में पहुंचेंगे तो चूंकि साइज छोटी है तो ये कीटों के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और कीटों को क्या कर सकते हैं, जल्दी मार सकते हैं। तो ये कम मात्रा में ज्यादा असरदार हो सकते हैं और ये विषाक्त भी नहीं होते हैं, जिसके कारण पर्यावरण भी आपका क्या होता है, सुरक्षित रहता है और फसलों को भी क्या मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, नैनो कीटनाशक। तीसरा पॉइंट, चूंकि ये 150 शब्दों में है तो थोड़ा सा पॉइंट हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका नैनो सेंसर। और सेंसर क्या करता है, इंफॉर्मेशन ही देता है ना। तो हम नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ऐसे नैनो मटेरियल्स का हम निर्माण कर सकते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की नमी, पौधों का निर्धारण और उनके वास्तविक समय में जो उगता है उनके वास्तविक समय का हम आकलन कर सकते हैं, जिसके कारण किसानों को कोई भी निर्णय लेने में सटीकता बढ़ जाएगी और उत्पादन लागत क्या हो जाएगी, घटाने में नहीं, लागत घटाने में क्या हो जाएगी, सहायक हो जाएगी, लागत कम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको पता है चांदी के नैनो कण एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होते हैं, ठीक है ना। तो चांदी के नैनो कणों के द्वारा हम पौधों के अंदर बैक्टीरिया एवं कवक लगने की प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। तो नैनो सेंसर भी इसमें योगदान हो सकता है। तीसरा, नेक्स्ट, स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम को हम अप्लाई कर सकते हैं, जो चौथा पॉइंट है। तो स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम क्या है, नैनो मटेरियल, जैसे एक नैनो मटेरियल है आपका कार्बन नैनो ट्यूब और एक नैनो मटेरियल है आपका जियोलाइट। ये क्या कर सकते हैं, पौधों तक पोषक तत्वों और रसायन को उचित मात्रा में और उचित समय में पहुंचाने का कार्य करते हैं।
जिसके कारण सिंचाई और संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम। पांचवा पॉइंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल नैनो कोटिंग। तो उसके लिए चांदी के नैनो कणों का उपयोग किया जाता है, जिससे पौधों को बैक्टीरिया और कवक के संक्रमण से क्या किया जाता है, बचाया जाता है, जो कि नॉर्मल खेती में यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें यह कहें कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से फसलों का वर्गीकरण करना आसान हो जाएगा, यानी किस एरिया में अभी रोग है, किस एरिया में रोग नहीं है, कहां पर हमको खाद की जरूरत है, कहां पर खाद की जरूरत नहीं है, कहां पर पोषक तत्वों की जरूरत है या कहां पर नहीं है, इनका आकलन हम नैनो प्रौद्योगिकी के द्वारा बने उपकरणों के माध्यम से आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा 7th पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। ठीक है ना। यानी कि नैनो उत्पादन से जल धारण क्षमता और मिट्टी की गुणवत्ता क्या होगी, बेहतर होगी, जिससे कम मात्रा में उपयोग से रासायनिक अपशिष्ट और प्रदूषण और लागत में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इतना ये 7 पॉइंट किस में हो सकता है, कृषि क्षेत्र में उन्नति। अब सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसे प्राप्त होगी? एक चीज तो पता है ना कि आर्थिक स्थिति अगर मजबूत हुई तो सामाजिक स्थिति वैसे ही मजबूत हो जाएगी। इन प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हैं, हो जाएगी कि नहीं, है ना। आप देखो ना, आप दो लोग गुड़, तुम बाइक से उतरो, दूसरा मर्सिडीज से उतरेगा, तो तीसरा जो मर्सिडीज वाले को ज्यादा भाव देगा, है ना। और चाहे भिखमंगा हो, वो दूसरे के उधार लेकर आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और दिल्ली में तो ऐसा ही है, देखा होगा ना। हाँ, 2 लाख की कार से चलते हैं, है ना, ठाठ से रहते हैं क्योंकि किराए से पैसा वसूलते हैं और थोड़ी काम है। और वो 2 लाख की कार पे इतराते हैं और गांव में 11 लाख की ट्रैक्टर खड़ी रहती है ना। और जितना एक किराया उतारते होंगे उतना तो गांव वाले भूसा बेच देते होंगे, अनाज की भी बात छोड़ दो। तो एक पैमाना मान लिया गया है ना कि अगर आर्थिक उन्नति है तो आपकी सामाजिक उन्नति होगी, जबकि ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें चर्चा करें कि कैसे आर्थिक उन्नति, तो नैनो टेक्नोलॉजी से कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है, नैनो उर्वरक के इस्तेमाल से, नैनो कीटनाशकों के इस्तेमाल से। तो अगर कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है किसानों की आय में वृद्धि होगी, और जब किसानों की आय में वृद्धि होगी तो आर्थिक नुकसान उनको कम होगा। तो आय में वृद्धि होने के कारण वो अपने आप को समाज में थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ उनका सामाजिक उत्थान भी होगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पर अगर हम आए तो एक तो आर्थिक उन्नति, दूसरा लागत कम हो सकता है। हाँ, हिंदी थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है। UPSC mains demands more than just knowledge. It requires the art of presenting that knowledge clearly, concisely, and convincingly on paper. Without the right approach, even well-prepared content can fall short. You need structured guidance to overcome bottlenecks and translate your preparation into well-structured, impactful answers. Visionai S present a specially curated offline and online masterclasses for answer writing in Delhi. It offers 5 focus sessions to build strong answer writing fundamentals, craft impactful introductions and conclusions, use examples, data and illustrations effectively, practice through live demonstrations, receive personalized feedback on evaluated assignments, learn proven strategies from UPSC toppers. Attend the free orientation on 18th August, with the classes starting from 19th August at 5 p.m. UPSC isn't cleared by just reading books, it's cleared by preparing for every stage with precision and timing. Many aspirants focus on prelims first, delay mains answer writing, and think about interview only after results. This fragmented approach costs success. Lakshya Integrated Mentoring Program 2026, starting 14th August 2025, eliminates these gaps with a single,
end-to-end preparation system for prelims, mains and interview. Lakshya ensures structured coverage of GS, CSAT, essay and ethics. Integrated answer writing practice and prelims testing. Dedicated mentors for strategy, evaluation and progress tracking. Toppers and expert sessions to refine approach and execution. Focused interview guidance and mock sessions to build personality and confidence for the final stage. Prepare the way toppers do. Integrated, strategic, and result-oriented with Lakshya 2026. Because UPSC success is never an accident. It's a well-executed plan. In UPSC CSE, current affairs isn't just important, it's the heartbeat of your preparation. But with news pouring in from every direction, multiple sources, and endless formats, it's easy to feel lost. The real challenge? Knowing what to study and what to skip. That's exactly why Vision IS brings you the monthly Current Affairs Revision Program 2026, starting 23rd August, 2 p.m. Across 60 comprehensive classes, available both offline and online, we decode the most relevant national and international news for you, drawing from trusted sources like The Hindu, Indian Express, Economic Times, PIB, Yojana, and more. With expert guidance, personalized mentoring, and rigorous MCQ plus mains-oriented assessments, you'll build a rock-solid grasp over current affairs, streamlining your preparation for prelims, mains, and the interview stage. A strong hold over current affairs isn't optional, it's your way to succeed in UPSC CSE. है? हाँ, हमको भी पता है सही लिखे हैं, बट थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है ना, क्योंकि प्रोफेशन ही मेरा थोड़ा सा उल्टा है। लागत में कमी आ सकती है, कैसे? स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम, स्मार्ट खेती की वजह से किसानों की लागत में कमी आ सकती है और पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में मिल सकता है, रासायनिक दवाओं का उपयोग सुनिश्चित हो सकता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण इससे मिल सकता है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में स्थिरता आ सकती है। कैसे? नैनो प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पर्यावरणीय प्रदूषण कम होगा, सिंचाई जल की बचत होगी, मृदा की स्थिरता बढ़ेगी। इससे दीर्घकालीन कृषि उत्पादन संभव होगा, जो आर्थिक स्थिरता में क्या होगा? सहायक होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो बेहतर जोखिम प्रबंधन हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी से। नैनो सेंसर के द्वारा मिट्टी की पहचान, फसलों की पहचान, रोगों की पहचान और पोषक तत्वों की पहचान हो सकती है, जिसके कारण बेहतर जोखिम प्रबंधन हम कर सकते हैं। अगर इतना चीज हो सकता है तो नैनो सेंसर बनाने के लिए, नैनो यूरिया बनाने के लिए, नैनो कीटनाशकों को बनाने के लिए रोजगार का सृजन करना होगा, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को बढ़ाना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम इसमें कह सकते हैं कि नवाचार और रोजगार का क्या होगा? सृजन हो सकता है। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट पर हम इसमें यह भी लिख सकते हैं कि बाजार प्रतिस्पर्धा में क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है, यानी कि अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और सटीक कृषि के कारण किसान जो है उत्पादक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे, जिनसे उनकी आय में क्या होगी? निरंतर वृद्धि हो सकती है। ठीक है ना। तो ये कृषि का, नैनो टेक्नोलॉजी का सामाजिक और आर्थिक। अब इस क्वेश्चन के निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष पे आप इतना इंडिकेट कर सकते हो कि नैनो प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में उर्वरक, कीटनाशक, पौधा संरक्षण, बायोसेंसिंग, संसाधन अनुकूल, पर्यावरण सुरक्षा और स्मार्ट वितरण जैसी तकनीकी के माध्यम से उन्नत, टिकाऊ एवं परिशुद्ध कृषि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान में क्या हो सकता है? सहायक हो सकता है। क्लियर? ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा, हाँ,
नहीं नहीं, क्योंकि इसमें बात है ना नैनो प्रौद्योगिकी, क्योंकि सामाजिक उत्थान में जो किसान की आत्महत्या हो रही है, तो किसान की आत्महत्या के पीछे तकनीकी जिम्मेदार नहीं, तकनीकी नहीं ना जिम्मेदार है, किसानों की आत्महत्या के पीछे रीजन दूसरा है, ठीक है ना। अब जैसे सरकार ये 500 रुपए देकर, ठीक है ना, जस्ट 1 मिनट, लेट हो गया है ना। ए प्रवेश, यार रिसीव करके बोल दो अभी क्लास में है, 10 मिनट में खाली होंगे। अरे बोल नहीं, हमारी वाट लग जाएगी घर पे। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, दूसरे कारण भी हैं। तकनीकी तो पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है ना। अब किसानों की आय दुगनी करने की बात की जाती है सरकार के द्वारा, तो किसानों की आय दुगनी कैसे हो सकती है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम तकनीकी का बेहतर उपयोग नहीं करेंगे तो किसानों की दुगनी आय तो हो नहीं सकती। प्रोत्साहन के तौर पर जो 3 महीने 4 महीने में 2000 रुपए दिए जाते हैं, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। किसानों की एक बड़ी समस्या है कि जो उत्पादन करते हैं उन उत्पादन का उचित लाभ मिलना चाहिए, उनको एक बेहतर मूल्य मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो चूंकि इसमें क्वेश्चन में देखो क्या है, तकनीकी है ना, तो तकनीकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत ने एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखा है, ठीक है ना। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, और भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर बात है आपका सेमीकंडक्टर। तो ये वास्तव में सेमीकंडक्टर होता क्या है, एक होता है नॉर्मल कंडक्टर और दूसरा होता है सेमीकंडक्टर। तो जो कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जबकि सेमीकंडक्टर में नहीं होती। तापमान बढ़ने से यहां पर चालकता घटती है, लेकिन इनकी चालकता क्या होती, गलत। तापमान बढ़ने पर इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चालकता घटती है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इनका क्या होता है, बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने पर विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता के साथ नहीं होता है। किसमें, चालक में, क्योंकि आप तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तार गर्म होता है ना, तो वो विद्युत धारा तार को गर्म करने में मैक्सिमम नष्ट हो जाती है, तो पूरी तरीके से विद्युत धारा का उपयोग नहीं हो पाता है। जैसे अगर 40 वाट का बल्ब जलाते हो तो 100% जो ऊर्जा गई वो मात्र 40% ही लाइट के रूप में कन्वर्ट हो गई। जैसे ये एलईडी है, इसमें 100% आपने लाइट डाला तो मात्र 85% इसको किस में कन्वर्ट कर रही है, लाइट में। 15% ये भी क्या कर रही है, हीट के रूप में निकाल रही है, लेकिन बल्ब की तुलना में तो बेटर है, ठीक है ना। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तापमान बढ़ने से इनका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। इसलिए विद्युत धारा क्या होती है, आसानी से और रुक रुक के प्रवाहित होती है। यानी कि इसको हम कंट्रोल मीडियम में क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को ले सकते हैं। भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर नहीं था, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं जनरली बने होते हैं रेयर अर्थ मेटल के, और रेयर अर्थ मेटल का उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना, ताइवान, है ना, उत्तर कोरिया, जहां का सैमसंग की कंपनी है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के जनरली बने होते हैं सेमीकंडक्टर, और भारत सेमीकंडक्टर के तौर पर आत्मनिर्भर नहीं था। लेकिन अभी हाल ही में भारत ने अपने आप को सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने के लिए अभी गुजरात के साणंद में एक नए प्लांट की स्थापना की है, जिसमें लगभग 60 लाख चिप प्रतिदिन बनाए जाएंगे। असम के मोरी गांव में भी यह प्लांट स्थापित किया है, जिसमें लगभग 7 करोड़ चिप प्रतिदिन बनेगा। यानी कि भारत सेमीकंडक्टर हब के रूप में क्या किया है, अपने आप को स्थापित किया है। अभी हाल ही में अमेरिका के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि डिफेंस के लिए सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण के लिए अमेरिका के साथ सहयोग हुआ है, समझौता हुआ है, ठीक है। बट भारत में इस सेमीकंडक्टर के निर्माण को लेकर चुनौतियां क्या है, और भारत का जो सेमिकॉन, जिसको हम बोलते हैं भारत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उस मिशन की प्रमुख विशेषता। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनकी चुनौतियां क्या है,
किसकी? भारत के। देखो चुनौतियां हमको इसको लिखना है, सेमीकंडक्टर मिशन की चुनौतियां क्या है, बट ये पहले पूछ दिया क्योंकि इसी के तहत तो हम सेमीकंडक्टर का निर्माण कर रहे हैं। तो उन चुनौतियों में पहली चुनौती है कि इनके निर्माण के लिए उच्च पूंजी निवेश और लागत की आवश्यकता होती, यानी कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण अत्यंत महंगा है, पूंजी प्रधान क्षेत्र है, जिसमें इनकी यूनिट को स्थापना करने के लिए अरबों डॉलर खर्च होते हैं। तो पहला पॉइंट इंडिकेट हो सकता है उच्च पूंजी निवेश और लागत। दूसरा पॉइंट हम इसमें इंडिकेट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, क्योंकि सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों को चिप बनाने के लिए 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए और भारत में अभी भी व्यापक रूप से यह उपलब्ध नहीं है, जो भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम इसमें इंडिकेट कर सकते हैं तकनीकी एवं नवाचार, ठीक है ना, यानी कि भारत में भी अभी भी उच्च तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान विकास में कमजोरी और पेटेंट धारकों की मजबूत निर्भरता के कारण स्वदेशी नवाचार को प्रमोट नहीं मिल रहा है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, प्रतिभा और कौशल की कमी। आज भी भारत में सेमीकंडक्टर फील्ड में कार्य करने के लिए कुशल श्रमिकों और इंजीनियरों की क्या है, भारी कमी है, जो इसके निर्माण में या इसके उत्पादक क्षमता को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इस सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए कच्चे माल की क्या है, कमी है, और इसके लिए हमको किसके ऊपर निर्भर होना पड़ता है, विदेशों के ऊपर। यानी सेमीकंडक्टर के लिए कच्चे माल जैसे सिलिकॉन वेफर, शुद्ध गैसें हैं, विशेष रसायन है, इनका घरेलू स्तर पर निर्माण कम है, उपलब्धता कम है, तो इसके लिए हमेशा हमको किस पर, आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि सरकारी नीतियां भी इसके लिए कुछ जिम्मेदार हैं। यानी कि अगर आपको कहीं से, मान लीजिए कि दिल्ली में हमको रेयर अर्थ मेटल मिला, तो पहले तो एक लोकल एरिया पर परमिशन लो, स्टेट लेवल पे परमिशन लो, इन्वायरमेंट से परमिशन लो, ठीक है ना, और सबका बाप बैठा हुआ है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उससे परमिशन लो। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो सरकार विभाग की जो मंजूरी है, इनको मिलने में देरी होती है। दूसरा, टैक्स, कर नियमों में अनिश्चितता है, ठीक है ना, और वर्तमान में तो बहुत ज्यादा है। तो ये जो दो चीजें हैं, सरकार की नीतियां और टैक्स में जो डिफरेंस है, इसके कारण निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का अभाव होता है, जो कि इनकी वृद्धि में क्या है, नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और टैक्स की तो स्थिति जानते हो, कमाओ तब टैक्स दो, खर्च करो तब टैक्स दो, जिसको दिया वो भी टैक्स दे, है ना, जिससे लिया वो भी टैक्स दे। भाई आप पैसा कमाओगे ना, अब जैसे हमको पैसा मिलता है टैक्स काट के, हम डॉक्टर को देते हैं वो भी टैक्स देता है, आप एक माचिस खरीदते हो उस पे भी टैक्स देते हो, है ना। तब सरकार को एक ही नियम लगाना चाहिए, या तो कमाने पे टैक्स लगा दे या तो खर्च करने पे टैक्स लगा दे, है ना। और यहां पे एक जीएसटी का भूत ला दिया है जो हर तरीके से टैक्स लगता है, तो वहां पर भी वही स्थिति है, ठीक है ना। सातवां, अगर हम इसमें पॉइंट जोड़ दें तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बाजार की क्या है, चुनौतियां। विशेष तौर से दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान जैसे देशों को अगर देखा जाए तो ये सेमीकंडक्टर फील्ड में अपना प्रभुत्व कायम किए हुए हैं, तो उनके साथ हमको प्रतिस्पर्धा करनी होगी, तो उनकी तुलना में हम अभी भी क्या है, एक कमजोर कड़ी साबित होते हैं। और लास्ट चिंता में हम इंडिकेट कर सकते हैं कि पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं, यानी सेमीकंडक्टर के उत्पादन में ऊर्जा खपत अधिक होती है, कुछ विशेष रसायनों का प्रयोग होता है, जिसके कारण आपका पर्यावरण दूषित भी हो सकता है, जिसका उचित समाधान करना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चुनौतियां हैं किसके तहत, सेमीकंडक्टर हब बनने के लक्ष्य में। और भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, तो इस सेमीकंडक्टर मिशन की जो प्रमुख विशेषता है, उस प्रमुख विशेषता में फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट कर सकते हैं लॉन्च और वित्तीय निवेश। जैसे अभी दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हुई, लगभग 76,000 करोड़ रुपए के साथ शुरुआत हुई, और इस मिशन का उद्देश्य है कि भारत
सेमीकंडक्टर के निर्माण में एक वैश्विक हब के रूप में अपने आप को क्या करे, स्थापित करे, जिससे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर डिजाइन का एक वैश्विक केंद्र बने। प्रगति हुई है, इसीलिए दुनिया की नामचीन जो कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां भारत में अपने प्लांट को क्या कर रही हैं, बैठा रही हैं। जैसे सैमसंग ने तो बैठा ही दिया, एप्पल भी कोशिश में लगी है। तो फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता एवं आयात निर्भरता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी इससे विदेशी सेमीकंडक्टर के अगर आयात पर निर्भरता कम होगी तो आपकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और आपकी आर्थिक तरक्की भी होगी। ठीक है ना। तीसरा चौथा पॉइंट हम इसमें कर सकते हैं कि तकनीकी प्रतिस्पर्धा और नवाचार, यानी कि अनुसंधान और विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीकी का विकास होगा जिससे डिजाइन क्षमताओं का संवर्धन होगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। फिर इसी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में नेक्स्ट पॉइंट पर हम लिख सकते हैं कौशल विकास और मानव संसाधन, यानी कि जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षित कार्यशालाएं, प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करना और महत्वपूर्ण या फिर गुणवत्तापूर्ण संसाधन तैयार करना ताकि उचित मांग को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट में करो तो वैश्विक सहभागिता और निवेश प्रेरणा, और इसके तहत वैश्विक सहभागिता को किया जा सकता है, जैसा कि अभी हाल ही में अमेरिका के साथ हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए वैश्विक सहयोग किया। ठीक है। लास्ट पॉइंट, सेमीकंडक्टर मिशन का सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता को क्या करना, बढ़ाना, यानी उच्च क्षमता वाले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र स्थापित करना जो प्रतिदिन लाखों करोड़ों सेमीकंडक्टर चिप का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, जो स्मार्टफोन, दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण में क्या होगा, सुधार होगा। अब इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में जाएं तो भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने हेतु पहले क्या जरूरत है, उच्च पूंजी निवेश। दूसरा, आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, कुशल मानव संसाधन, तकनीकी दक्षता, घरेलू कच्चे माल की उपलब्धता, नीति सुधार और अनुसंधान नवाचार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी भारत फैब्रिकेशन या सेमीकंडक्टर फील्ड में वैश्विक नेता के तौर पर उभर सकता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप इस पॉइंट को यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो कितने, 4 ही क्वेश्चन थे ना। ठीक है। थैंक यू।